देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। गोरखपुर के गोंडा इलाके से एक ऐसी वारदात सामने आई जो किसी को भी झकझोर देने वाली है। दरअसल 5 युवकों ने मिलकर 2 युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने जब आरोपी को गिरफ्तारी के लिए नौसर चौराहे के आसपास घेराबंदी की तो पुलिस को आता देख आरोपी ने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने उन पर गोलियां बरसाई है, जिसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। थाना गीढ़ा पर कल रात्रि 2 युवतियां ऑर्केस्ट्रा में भाग लेकर कुशीनगर से वापस आ रही थी। उनके साथ 2 युवक भी थे। जब वो लोग एकला बाजार क्रॉस कर लिए तो बताया गया कि उनके साथ 5 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना को कारित किया गया। इस सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस द्वारा FIR पंजीकृत की गई और महिलाओं को मेडिकल के लिए भेजा गया है। FIR के आधार पर तत्काल अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इस तलाश के दौरान ही 3 अभियुक्तों को और गुरौली बगिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की तो बचाव में पुलिस ने भी फायर किया, जिससे एक युवक की गोली लगी है और इस प्रकार 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष 2 युवकों की गिरफ्तारी भी शीघ्र कर ली जाएगी। लड़कियां पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उनका मेडिकल व अन्य कार्रवाई कराई जाएगी। गोरखपुर में सामूहिक दुष्कर्म की खबर से हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि बीती देर रात गीढ़ा थाना क्षेत्र के एकला बंधे के पास 2 युवकों के साथ 5 युवकों ने गैंगरेप किया। आपको बताते चले दोनों युवतियां गीढ़ा थाने में पहुंची देर रात और जब उन्होंने इसकी सूचना दी तो पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और रात से ही दबिश दी जा रही थी। आपको बताते चले कि गीढ़ा थाना क्षेत्र के नौसड़ के पास सुबह 10 बजे पुलिस को वो सभी आरोपी आते दिखे, जिसके बाद पुलिस ने बाकायदे उनको घेराबंदी कर दी। इस बीच उधर से गोली चलाने लगे, यानी कि आरोपियों की तरफ से गोली चलने लगी, जिसके बाद पुलिस की बाकायदे मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी के पैर में पुलिस द्वारा गोली लगी और 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। आपको बताते चलें कि बीती रात पंजाब की 2 लड़कियां जो गोरखपुर में ऑर्केस्ट्रा में डांस का काम करती हैं, वो गोरखपुर से बांसगांव जा रही थी और तभी इन 5 युवकों ने उनको खेत में ले जाकर बाकायदे उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी जिसके पैर में गोली लगी है उसको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और फरार दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में महंगाई आसमान छू रही है और लोगों के लिए आरामदायक जीवन जीना मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते जनता काफी परेशान है। और ऐसे में 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के बजट को पेश करने जा रही हैं और उसको लेकर जनता टीवी की टीम लोगों से बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरी है। वो एक बार देख लेते हैं। और भी महिलाओं से और देश के जो नागरिक हैं उनसे भी जानेंगे कि बजट में आखिर किन किन जो त्रुटियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को कैसे दूर किया जाए और किन किन चीजों को शामिल करें। तो मैम सबसे पहले आपसे हम पूछेंगे कि सर 23 जुलाई 2024 को हमारा बजट पेश होने जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि उन जो बजट हमारा आता है उसमें किन किन चीजों को मुख्यता देनी चाहिए और किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए? जी, आज का जो समय है महंगाई के दौर से देश गुजर रहा है। ठीक है, हमारी तरक्की हो रही है हर तरफ इस सरकार के अंडर में, लेकिन आज ज़रूरत है जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनको ज़रूरत है कि कोई राहत दी जाए। और मुझे लगता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सरकार इस बार का बजट जो है बहुत आकर्षक होगा लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। डेफिनेटली कुछ अच्छा किया जाएगा, मुझे ऐसी आशा है। और यदि ऐसा नहीं है तो निराशा नहीं होनी चाहिए। आज निराशा बहुत है भारत के निवासियों में और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों में। जी, पर आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह जाती है हर बार के बजट में जो जनता जो है वो असंतुष्ट रहती है? देखिए, असंतुष्ट तो जनता को संतुष्ट कर पाना, हर व्यक्ति को कर पाना, ये तो बहुत कठिन काम है। कोई भी सरकार हो, नहीं हो सकता। लेकिन एक कॉमन बात होती है, जो कॉमन आदमी है, कॉमन आम आदमी है, उसके लिए सरकार को काम करना ही चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। यदि ऐसा नहीं होता है
तो फिर निराशा तो होनी है, और जब निराशा होती है तो फिर देश की तरक्की में कहीं ना कहीं बाधा आती है। कुछ कहना चाहेंगे बजट को लेकर सरकार को? बिल्कुल, मैं सरकार से एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि ऐसा बजट आना चाहिए जिससे कि आम आदमी को राहत मिले और उसको फायदे पहुंचे। किसी भी तरह से ये ध्यान में रखना ही होगा, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको इनकम टैक्स में राहत हो, और महंगाई पे जो इतनी जीएसटी हमारे यहाँ रेट्स बहुत हैं, मतलब मींस बैटरी का जो एक बहुत खपत है उस पे 28% जो है जीएसटी लिया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऑटोमोबाइल पे 28% है, जो मिडिल क्लास को जरूरत है वो कम होना चाहिए किसी भी तरह से। नमस्कार मैम। मैम 23 जुलाई को हमारा बजट जो है वो पेश होने वाला है। आपको क्या लगता है कि किस तरह का बजट जो है वो पेश होना चाहिए और किन किन चीजों का जो है बजट में ध्यान रखना चाहिए? मैं तो कहती हूँ आज के सब ज्यादातर लोग वर्किंग वुमेन हो गई हैं, तो जो जरूरी अप्लायंसेस हैं घर के अंदर, वॉशिंग मशीन, मिक्सी वगैरह, ये सब इन पे टैक्स फ्री कर देना चाहिए। सबसे मेन बात है वॉशिंग मशीन जो फुली ऑटोमेटिक है उसे तो बिल्कुल ही और आधे रेट पे भी कर देना चाहिए, क्योंकि लोग मतलब लेडीज जो है कपड़े धोने के लिए थोड़ी ना बनी है कि मतलब सबके कपड़े धोएंगे। वो सेमी ऑटोमेटिक है, उसमें भी मेहनत है। मैं तो कह रही फुली ऑटोमेटिक पूरे आधे से भी 1/4 पे कर देनी चाहिए, और सबकी जरूरत है। यानी कि आपका कहना है कि बजट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो घरेलू आइटम्स है उनका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल 1/4 कर दीजिए आप, मतलब जरूरी चीजें। मैम आप क्या कहना चाहेंगी, जो बजट मैम जो पेश होने वाला है उनमें किन चीजों को ध्यान में रखना? मैम देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि लेडीज को जो भी टैक्स में बेनिफिट मिलता है वो जो लिमिट है वो लेडीज के लिए थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जेंट्स। और जैसे कि मान लीजिए अगर उनकी 5 लाख है तो हमारी 7, 7.5 जो भी है मतलब होना चाहिए, जेंट्स से ज्यादा होनी चाहिए। और जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनकी और भी ज्यादा होनी चाहिए, अभी जो है वो बहुत कम है। मैम किन किन चीजों को शामिल किया जा सकता है अगर बजट तैयार किया जाए? एक उचित बजट जो तैयार होना चाहिए महिलाओं को देखते हुए, आम जनता को देखते हुए, तो उस बजट में क्या क्या चीजें हैं जो शामिल होनी चाहिए? मैम देखिए, एक तो हमारी जो डेली यूज की चीजें हैं उनका रेट थोड़ा कम होना चाहिए। महंगाई मतलब क्योंकि हमारे घर में बहुत, क्योंकि हम लोग घर देखते हैं, घर का राशन लाते हैं, तो उनमें हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिलना चाहिए, थोड़ा सा उसका पैसा कम होना चाहिए, टैक्स कम होना चाहिए जो भी उस पर लगता है। अभी आज इस समय आप देखिए नॉर्मल प्याज टमाटर सब इतना महंगा है, इतना तो बहुत मुश्किल है थोड़ा सा। थैंक यू मैम। मैम आपको क्या लगता है, आप एक घरेलू महिला हैं, क्या लगता है आपको कि जो बजट हमारे देश का बनता है उस बजट में किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? हर एक चीज का शामिल करना चाहिए, लाइक दैट ग्रोसरीज हो गई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, इन सब का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत कॉस्टली बजट है और बहुत मैनेज करना मुश्किल हो जाता है हम लोगों को। लेकिन जब भी हमारा बजट पेश होता है उसमें देश के विकास की बात की जाती है, उन चीजों को शामिल किया जाता है, उन निर्माणों को शामिल किया जाता है जिनसे हमारे देश का विकास हो सकता है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि बजट में कहीं ना कहीं कोई कमी होती है, कोई त्रुटि होती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि दिन पर दिन रेट बढ़ता जा रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रही, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है और रेट बढ़ता जा रहा है। हर एक चीज का रेट बढ़ रहा है, छोटे से लेके बड़ी चीज का रेट बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी बढ़ रहे हैं, बच्चे के टॉयज भी बढ़ रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी वित्त मंत्री से कि बजट को किस तरह से बनाए? थोड़ा सा कॉस्टली कम, मतलब कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट कम करना चाहिए थोड़ा सा हमें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और भी महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि हमारा जो बजट है वो कैसा बनना चाहिए। मैम 23 जुलाई 2024 को हमारा बजट पेश होने वाला है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी तक बजट बनता चला आया है उनमें किन चीजों की त्रुटि होती है, किन किन चीजों को शामिल नहीं किया है और किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए? सबसे पहले तो जैसे कि देखा जाए तो सब्जियां इतनी महंगी हो रही हैं, ठीक है, बेसिक चीजें जो हमारी डेली नीड है हमारी वो इतनी महंगी हो चुकी है कि मतलब आम आदमी को खरीदना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है। टमाटर के रेट 80 रुपए 100 रुपए किलो चल रहे हैं, ठीक है, फलों के रेट भी आप देख लीजिए वैसे ही है। तो आज की डेट में आम इंसान खाए क्या, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है। दूसरी चीज हो गया जो मेरे अकॉर्डिंग है, मतलब जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं उनकी जो सैलरी इनकम आती है उसमें जो टैक्स के जो बेनिफिट्स मिलते हैं फीमेल्स को थोड़ा ज्यादा मिलने चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने घर भी चलाना है, बच्चे भी देखने हैं, सब कुछ मतलब परिवार देखना है, ऑब्वियसली हस्बैंड भी देखते हैं, लेकिन फीमेल के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होती है। तो आज हम नोएडा की जनता के बीच मौजूद थे जहां पर हमने महिलाओं से बात की जो कि गृहस्थ जीवन चलाने में एक अहम भूमिका निभाती हैं। उन्हें महंगा सस्ता बजट सभी कुछ देखना पड़ता है और वो उसे मैनेज भी करती हैं। साथ ही साथ नोएडा के और जनता से भी हमने बात की और सबसे यही पूछा कि जो बजट हमारा देश का पेश होता है वो कैसा होना चाहिए। महिलाओं का सिर्फ एक ही बात कहना है कि बजट जो हर साल पेश होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती। देश के विकास को देखते हुए ये बजट पेश होता है, लेकिन
जब भी ये बजट तैयार किया जाए उसमें आम जनता की दैनिक जीवन में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उनको ध्यान में रखा जाए, उनको जो है शामिल किया जाए, जिससे अमीर और गरीब दोनों को जो है बजट से जो है लाभ मिल सके। इसके साथ ही टैक्स में जो है छूट मिलनी चाहिए। बाकी 23 जुलाई को क्या बजट पेश होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। जनता की आवाज सरकार तक पहुंचेगी या क्या जनता की आवाज सरकार सुनेगी या नहीं, ये भी 23 जुलाई 2024 को ही पता चलेगा जब हमारे देश का बजट पेश होगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव वीडियो पर्सन के साथ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत का मामला, परिजनों में शोक की लहर, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कन्नौज में तेज रफ्तार, दो बाइकों की आमने सामने जबरदस्त टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, 3 घायल, अस्पताल में भर्ती। बिजनौर में पुराने पुल के निकट बुजुर्ग का शव मिलने से फैली है सनसनी, पुलिस ने शव की पहचान कर परिजनों को जानकारी दी, मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। लखनऊ में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने डीजीपी को लिखा है पत्र, पुलिस हिरासत में हो रही मौत को लेकर यह पत्र लिखा गया। 2021-22 में पुलिस में हिरासत में हुई थी 501 लोगों की मौत। फिरोजाबाद के टुंडला के मुहर्रम को लेकर उस्तादों को किया गया सम्मानित, अमन और चैन की मांगी गई दुआ। संत कबीर नगर में नव उद्यमी प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम, बड़ी संख्या में नव उद्यमी हुए शामिल, बिजनेस को लेकर दी गई जानकारी। फतेहपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान आपस में भिड़े हैं दो गुट, एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर में राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने कलेक्ट्रेट के सभी कार्यालय का निरीक्षण किया, चकबंदी अधिकारी को तत्काल प्रभाव से किया निष्कासित, कमिश्नर्स को दिए जांच के आदेश। बाराबंकी में कई दिनों से लापता है कैलाशपुरी आश्रम के महंत, संतों ने जताया रोष, पुलिस पर लापरवाही करने का भी आरोप। झांसी में बाल काटने को लेकर भेदभाव का यह आरोप लगा, वंशकार समाज ने थाने में दर्ज करवाई है शिकायत। तो चलिए आगे आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उपचुनाव को लेकर के एक बड़ी बैठक की। इसमें सबसे बड़ी बात है जो 16 मंत्री जो है अहम भूमिका निभा रहे हैं कि जिनको उपचुनाव की 10 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनसे ये सीएम ने कहा है कि 10 सीटें जीतनी है भाजपा को और वो फील्ड में जाएं और लोगों के साथ लगें। आज उन्होंने सीधे ताकीद दी और हिदायत देते हुए कहा कि उनको जो है हफ्ते में 2 दिन जो है इन क्षेत्रों में रुकना होगा और 2 दिन जनता के बीच में रुकें और उनसे जानें कि वो क्या चाहते हैं, उनकी कहीं अगर कोई जो है शिकायत हो तो दूर की जानी चाहिए और किसी भी तरह जो है पब्लिक की बात को जो है नजरअंदाज न किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है ये बूथ स्तर तक जो है तैयारी की जाए और कहीं भी लापरवाही न हो और सब भाजपा कार्यकर्ता भी जोड़े जाएं जिससे किसी कार्यकर्ता की शिकायत ना हो और प्रत्याशी जीतना आसान हो सके। अब देखना कितना उनके निर्देशों का असर पड़ता है। इतना जरूर है कि इन्होंने सभी जो है प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी है कि यह जो है सीटें जिताने की जिम्मेदारी उनकी है और ये जो है अब समय बताएगा कि कितना भाजपा जीतती है, लेकिन इतना जरूर है कि सीएम अपनी तरफ से पूरी रूप से तैयार है। कैमरामैन आसिफ के साथ सीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। रायबरेली जिले में पुलिस का नहीं है ग्रामीणों को भय। दरअसल रायबरेली जिले के ऊंचाहार थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में बधाई देने गए किन्नरों को दबंगों ने जमकर मारा पीटा, जिसमें करीब आधा दर्जन किन्नर घायल हुए। वहीं किन्नरों ने इसकी आपबीती ऊंचाहार पुलिस को बताई तो पुलिस ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। हालांकि फिर गुस्साए हुए किन्नरों ने रोड पर जमकर प्रदर्शन किया। किन्नरों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने प्रार्थना पत्र लेकर कार्रवाई करने की बात कही है। यह पूरा मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र में आने वाले नाजेपुर गांव का है, जहां पर बधाई देने गए किन्नरों पर दबंगों ने जमकर लाठी डंडे बरसाए, जिसमें आधा दर्जन किन्नर घायल हो गए हैं। फिलहाल इस तरह की घटना से पुलिस विभाग की थू-थू जरूर हो रही है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। कोतवाड़ी क्षेत्र से स्कूल से घर जा रही थी वापस छात्रा, 6 वर्षीय छात्रा, जिसको ट्रैक्टर ने रौंद दिया है। मौके पर ही इसकी मृत्यु हो गई है। घर वालों का रो रो के बुरा हाल है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, एडीएम पहुंचे, जहां उन्होंने पब्लिक को समझाया
परिवार को समझाया, बच्ची के पोस्टमार्टम को लिए उसे भेजा गया और आगे सड़क पे उन्होंने जाम लगाया तो एसडीएम समझा बुझा के इस जाम को खुलवाया गया। परिजनों का बुरा रो रो के हाल हुआ है। जगदीश सिंह, जनता टीवी, कन्नौज। उत्तर प्रदेश के विधानसभा और विधान परिषद का जो मानसून सत्र है उसकी शुरुआत है वो 29 जुलाई से होने जा रही है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके बाद जो सत्र है ये पहला सत्र है जिसकी शुरुआत होने जा रही है 29 तारीख से। और इस बार जो बात की जाए लोकसभा चुनाव के जो परिणाम की तो विपक्ष भी मजबूत होगा क्योंकि 37 सीटें समाजवादी पार्टी के खेमे में गई हैं। तो कुल मिला के कहा जाए कि इस बार जो है वो काफी जो है हमलावर होगा विपक्ष। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से जो नेता प्रतिपक्ष उसका चुनाव नहीं किया गया है। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि सत्र से पहले ही नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। मैं हूं जूही और जनता टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में जो है तेज रफ्तार का कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसा ही तेज रफ्तार का कहर आज देखने को मिला। आपको बता दें कि एक प्राइवेट स्कूल की बस बच्चों को ले जाते समय तेज रफ्तार होने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सैकड़ों बच्चों को जो है चोटें आई। सूचना मिलने पर पुलिस और पुलिस टीम, आला अधिकारी जितने भी थे वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने बच्चों को बस से निकालकर उपचार हेतु पास के ही एक अस्पताल में एडमिट कराया, जहां पर बच्चों का इलाज किया जा रहा है। गनीमत ये रही कि किसी भी बच्चे को बहुत गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि जिन बच्चों का इलाज हो चुका है, जो बच्चे सही हैं, उनको घर भेजा जा चुका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की लापरवाही आखिर क्यों हुई, जबकि स्कूल बसों के लिए ये कहा जाता है कि उनको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि बसों में स्कूल के छोटे बच्चे होते हैं और उनको देखते हुए जो है हर तरह की सावधानी को बरतते हुए स्कूल को जो है बसों की देखरेख जो है करनी चाहिए और बसों के जो ड्राइवर हैं उनको बहुत ध्यान से बसों को चलाना चाहिए। ऐसे में जिस तरह से आज ये घटना सामने हुई है कि स्कूल की बस जो है पलटने से काफी बच्चे घायल हुए, उनको चोटें आई, तो एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो स्कूल की जिम्मेदारी पर जो है बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो लग गया है, प्रश्न चिन्ह लग गया है कि आखिर स्कूल ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे होने दी। और अब जब हमने अधिकारी से बात की कि आखिर इस तरह की घटना किस तरह से हुई, तो अधिकारियों ने बोला कि इसकी जांच चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, चाहे वो स्कूल के प्रशासन की हो या ड्राइवर की हो, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकी आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, नोएडा। झांसी जिले में जिस तरह से देखा जा रहा है तो जिले के अधिकारियों में बड़ी ही चहल पहल यहाँ पर देखा जाए। जगह सावन मास को लेकर के यहाँ पर कांवड़ियों को लेकर के जिले के अधिकारियों ने पूर्ण तरीके से व्यवस्थाएं करना शुरू कर दी हैं। आपको बता दें जिस तरह से देखा जा रहा है कि झांसी जिले के ओरछा से जो मध्य प्रदेश में ओरछा लगा हुआ है निवाड़ी जिले में, वहाँ से लोग वहाँ कांवड़ियाँ लेकर के यहाँ पर केदारेश्वर जहाँ पड़ते हैं केदारेश्वर पर जाते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जिले के अधिकारी अविनाश कुमार व पुलिस एसएसपी राजेश एस के द्वारा पूरे तहसीलों में पूरे झांसी जिले में भ्रमण कार्य किया जा रहा है, जिसमें पूरी जगह देखा जा रहा है कि कांवड़ियों को कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ना पड़े। इसी को लेकर के ढाबा है जो यहाँ पर ढाबाओं को भी चेक किया जा रहा है, वह सड़कें हैं वहाँ पर भी व्यवस्थाएं रखी जा रही हैं। एसएसपी का कहना है और जिलाधिकारी का कहना है कि जगह जगह पुलिस भी लगा दी गई है चौराहों पर, जहाँ पर कांवड़िये आकर के अपना विश्राम करेंगे। अगर जिस तरह की बता दें तो जिले के अधिकारी अविनाश कुमार के द्वारा भी विभिन्न विभागों को भी जानकारी दी गई है कि बिजली को लेकर के विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। जहाँ जहाँ सफाई है सफाई को भी पूर्ण तरीके से व्यवस्थाएं रखी जाए। अगर इस तरह की कोई लापरवाही कांवड़ियों को देखकर के अगर पड़ी गई तो कानूनी विधिक कार्रवाई की जाएगी। झांसी से जनता टीवी, सर्वेंसी प्रयास। व्यवस्था के बीच निकाला गया मुहर्रम का ताजिया जुलूस, पुलिस प्रशासन राहत चाक चौबंद। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद कस्बे का है, जहां पर मुहर्रम का पर्व बड़े ही सौहार्दपूर्ण व भाईचारे के साथ निकाला गया। जहां पर ताजिया जुलूस के दौरान पुलिस चाक चौबंद रही और मुकेश कुमार सोलंकी कोतवाल ताजिया जुलूस के रूट पर मौजूद रहे भारी पुलिस बल के साथ। वहीं पर शान शौकत के साथ ताजिया सुपुर्द खाक किया गया और कई जगह पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लंगर लगाकर लोगों को भोजन कराया। वहीं पर या हुसैन के मातमी नारों के साथ जुलूस में लोगों ने इमाम हजरत हुसैन को याद किया और उनकी शहादत को लेकर लोगों के लिए ताजिया जुलूस निकाला गया। हर वर्ष
की भांति इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मुहर्रम का पर्व मनाया गया और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस चाक चौबंद रहा। आपसी सौहार्द पूर्व व भाईचारे के साथ ये जुलूस निकाला गया कई जगहों से और रसूलाबाद कस्बे को होते हुए गुलबीर बाबा साहब की दरगाह पहुंचा। विशाल सिंह जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। नगरी प्रयागराज का मुहर्रम पूरे देश से लेकर विदेश तक मशहूर है और ऐसे में जहां पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग मुहर्रम में शामिल होने प्रयागराज पहुंचते हैं। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख थी और खिराजे अकीदत पेश करते हुए लोग जहां हुसैन के चाहने वाले आज शामिल हुए हैं बड़ा ताजिया और बुढ़ा ताजिया में। बता दें जहां बड़ा ताजिया निरंजन इमाम बाड़े के पास से उठाया गया करीब 2 बजे और ऐसे में उससे पहले बुढ़ा ताजिया भी नुडला रोड से उठा दिया गया था, जिसमें हजारों की तादाद में हुसैन के चाहने वाले शामिल हुए और या अली या हुसैन के नारे लगाते दिखाई दिए और श्रद्धा सुमन अर्पित करते दिखाई दिए। बता दें जहां करबला में इमाम हुसैन शहीद हुए थे उन्हीं की याद में मुहर्रम मनाया जाता है और ऐसे में ताजिया उठाया जाता है और ताजिएदारी होती है जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और जगह जगह जो इमाम हुसैन के चाहने वाले थे और उनको लोग शरबत और लंगर करते दिखाई दिए हैं और एक भव्य नजारा था जहां पर लोगों की भीड़ थी और सबसे बात ये थी कि गमगीन लोग होकर जहां इस मजमे में शामिल हुए और या अली या हुसैन के नारे लगाते दिखे और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि साथ ही इस्लामिक झंडे के साथ तिरंगा भी आगे आगे लहरता दिखाई दिया। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। मुहर्रम का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको बताते चले कि गोरखपुर में भी बीते सैकड़ों साल की परंपरा रही है मियां साहब के नेतृत्व में शाही जुलूस निकालने की। आपको बताते चले कि गोरखपुर इमामबाड़ा के पश्चिम फाटक से आज शाही जुलूस निकला जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बताते चले कि शाही जुलूस में बैंड बाजा घोड़े के साथ साथ अदनान फर्रुख अली शाह मियां साहब के साहबजादे आयान अली शाह का नेतृत्व कर रहे थे और आपको ये भी बताते चले कि इस जुलूस में मातमी धूम बजता रहा और मियां साहब यानी कि इमामबाड़ा स्टेट के 8 प्लाटून सैनिक सफेद वर्दी में बाकायदे बल्लम लिए हाथ में नजर आए। फाटक से यह शाही जुलूस निकला और वापस इमामबाड़ा में खत्म हुआ। आपको बताते चलें कि इस दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में मियां साहब के जुलूस का बाकायदे जोरदार स्वागत किया गया और तमाम जो है इसमें जो सड़कों के दोनों पट्टी में हजारों लोग मौजूद नजर आए और आपको ये भी बताते चलें कि यह परंपरा बीते सैकड़ों साल से चलती चली आ रही है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।